मोदी ने संभावित सुधारों के लिहाज से रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए की बैठक। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भारत में विदेशी और घरेलू निवेश बढ़ाने तथा कोयला एवं खनन क्षेत्र में सुधार की रणनीतियों पर भी व्यापक बैठक में की चर्चा। गृह मंत्रालय ने देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों की मुफ्त आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को दोबारा दिए निर्देश। कहा, अंतर राज्य सीमाओं पर ट्रकों की आवाजाही के लिए अलग अलग मार्गों पर जोर नहीं देने के लिए स्थानीय अधिकारियों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। देश में कोरोना वायरस से जंग के मोर्चे पर आई कई सकारात्मक खबरें। संक्रमित मरीजों की ठीक होने की दर पहुंची 25.19%, जबकि संक्रमण की संख्या दोगुनी होने की दर 11 दिन से ऊपर पहुंची। देश में संक्रमण के 24,162 सक्रिय मामलों के बीच 8,372 लोग हुए स्वस्थ, जबकि 1,075 लोगों ने गंवाई अपनी जान। महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद के 9 रिक्त पदों के चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग आज करेगा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त करेंगे बैठक में शिरकत। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 32 लाख से ऊपर पहुंचा। 2,33,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। अमेरिका में सबसे अधिक 63,000 लोगों की मौत। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने की कोरोना वायरस से संक्रमित होने की घोषणा। और आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। दुनिया भर में मजदूरों की महत्वता को प्रतिष्ठा देने के लिए मनाया जाता है मजदूर दिवस। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के बीच मजदूर दिवस से संबंधित सभी कार्यक्रम स्थगित। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय निवेश बढ़ाने के साथ साथ अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के रणनीतिक उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी संबद्ध पक्षों को निर्देश दिया है कि निवेशकों की सभी समस्याओं का समाधान सक्रियता के साथ किया जाना चाहिए और केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों की आवश्यक मंजूरियां उन्हें निश्चित समय सीमा के भीतर मिल जानी चाहिए। बैठक में कहा गया कि देश में उपलब्ध मौजूदा औद्योगिक भूमि पर बुनियादी ढांचा विकसित करने की योजना बनाई जानी चाहिए और उद्योगों को आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों के डिजाइन तैयार करने, उन्हें विकसित करने एवं उनका निर्माण करने के लिए आयात पर निर्भरता कम करनी चाहिए और मेक इन इंडिया को आगे ले जाते हुए अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने भारत में मजबूत एवं आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग सुनिश्चित करने के लिए संभावित सुधारों पर चर्चा करने के लिए हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं अन्य मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए खदानों और कोयला क्षेत्रों में संभावित आर्थिक सुधारों पर चर्चा के लिए भी कल एक बैठक में विस्तृत चर्चा की। बैठक में पारदर्शी और कुशल प्रक्रियाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने के लिए घरेलू स्रोतों से खनिज संसाधनों की आसान और प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने, उत्खनन तेज करने, निवेश आकर्षित करने और आधुनिक प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने के बारे में चर्चा की। शीर्ष अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने खनिजों के उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता और देश में ही उनके प्रसंस्करण में सुधार पर विशेष जोर दिया। बैठक में अतिरिक्त खदानों की नीलामी में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहन, खनिज संसाधनों के उत्पादन में वृद्धि और खनन तथा परिवहन की लागत में कमी लाने पर भी चर्चा की गई। देश में कोविड-19 के कारण मरने वालों की संख्या कल बढ़कर 1,075 हो गई, जबकि संक्रमण के मामलों का आंकड़ा 33,610 पर पहुंच गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 1,823 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमण के कुल 33,610 मामले हो गए। इस दौरान 67 संक्रमितों की मौत हुई, जिससे मृतकों की संख्या 1,075 तक पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना वायरस के 24,162 सक्रिय मामले हैं,
जबकि 8,372 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जो कुल संक्रमण का 24.90% है। देश में कुल संक्रमित लोगों में से 111 विदेशी नागरिक हैं। इसके साथ ही मंत्रालय द्वारा राज्यों महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों के चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की आज बैठक होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में मनोनीत करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल के सिफारिश करने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से चुनाव की घोषणा करने का कल अनुरोध किया। चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस संकट के चलते इन 9 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोक रखी है। ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद उन्हें 6 महीने के अंदर राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। कोरोना महामारी से लड़ने में डिजिटल माध्यम की भूमिका को और सशक्त बनाने के लिए G20 देशों के IT मंत्रियों ने एक दूसरे से अपने विचार साझा किए। भारत ने कोविड-19 की लड़ाई में G20 देशों से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। क्या कुछ रहा इस बैठक में खास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन के दौरान कोरोना से लड़ने में डिजिटल माध्यम एक मजबूत हथियार बनकर उभरा है। इसी डिजिटल तकनीक की भूमिका को और भी सशक्त बनाने के लिए G20 डिजिटल इकोनॉमी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें G20 देशों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में संवाद किया। बैठक में G20 देशों के IT मंत्रियों ने महामारी को रोकने और लोगों की सुरक्षा के लिए डिजिटल माध्यम की क्षमता का लाभ उठाने पर सहमति व्यक्त की। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि G20 राष्ट्रों की जिम्मेदारी है कि हम संकट की घड़ी में अधिक समावेशी और समाज के निर्माण पर केंद्रित कार्य करें। महामारी से लड़ने में संचार संरचना और नेटवर्क कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। जिस तरह से कोविड को रोकने में हम लोगों ने काम किया है, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे वो आरोग्य सेतु हो, जबकि दुनिया लॉकडाउन में है, उस समय डिजिटल माध्यम से एक समावेशी भारत जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जागृत हो, इसका माननीय मोदी जी की अगुवाई में भारत ने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। बैठक में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। साथ ही G20 देशों को वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए एक ठोस डिजिटल कार्य योजना के साथ आने का आह्वान भी किया गया। वैश्विक व्यापारिक निरंतरता को बनाए रखने में भारतीय IT और ITES उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को भी भारत ने रेखांकित किया। पीएम मोदी की डिजिटल भारत की संकल्पना को IT मंत्रालय पूरी तौर पर सरजमी पर उतारने में जुटा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान पूरी शिद्दत के साथ मंत्रालय ने डिजिटल माध्यम से जनता को भुगतान करने और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने की भरपूर कोशिश की है। कैमरामैन संजीव के साथ इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, नई दिल्ली से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर राज्यों से ट्रकों और माल ढोने वाले वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कहा है, जिसमें खाली ट्रकों की आवाजाही भी शामिल है। राज्यों से खास तौर से ये कहा गया है कि वो राज्यों की सीमाओं पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को ये बताएं कि अंतर राज्य आवाजाही के लिए भी अलग से किसी भी पास की जरूरत नहीं है। इस संबंध में केंद्र को कई पक्षों से दिक्कतों के संबंध में मिली सूचना के आधार पर राज्यों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है ताकि जरूरी सामान की आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत ना हो। दरअसल इस संबंध में 3 अप्रैल और 12 अप्रैल को गृह मंत्रालय की तरफ से स्पष्टीकरण भी जारी किया जा चुका है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि श्रमिकों को अपने गृह जनपदों में भेजने के लिए राज्यों को प्रयास करने चाहिए। इसके साथ ही श्रम मंत्री ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अगर श्रमिक जहां पर हैं, जैसे हैं के आधार पर रहना चाहते हैं तो सभी श्रमिकों को ये सुविधा प्रदान की जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के बाद हमारे संवाददाता राकेश आर्य ने बात की केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार से। हमारे साथ मौजूद हैं देश के श्रम मंत्री संतोष गंगवार। अभी हाल में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने श्रमिकों के
लिए गाइडलाइंस जारी की है जो राज्यों में फंसे हुए हैं, तो उसमें श्रम मंत्रालय क्या पहल कर रहा है? जो गाइडलाइन गृह मंत्रालय ने जारी की है, सामान्यतः वो राज्य सरकारों के लिए है कि राज्य सरकार इसकी चिंता करे, मजदूर को उसके जहां वो जाना चाहता है गृह जनपद में पहुंचाने का काम करे। पर हम लोग ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि लॉकडाउन जो धीरे धीरे अब ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, अगर वो जहां काम कर रहा है वहां रहना चाहता है तो उसको वहां भी सुविधा प्रदान करने का काम किया जाएगा और ऐसी कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। श्रमिक अपने घर जाना चाहते हैं तो ये राज्यों की जिम्मेदारी है, तो इसमें आपने राज्यों से क्या बात की है कि उनको सुरक्षित घर पहुंचाया जाए? कैसे? अब सभी राज्य सरकारों ने चिंता की है और राज्य सरकारों ने अब पहल भी की है कि उनको अपने राज्य में ले जाने का काम कर रहे हैं और पहुंचवाने का भी काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर से मजदूर और विद्यार्थी जो कोटा ओटा जैसे स्थानों पर हैं उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी ही ये प्रकरण भी समाप्त हो जाएगा। अब ये समस्या ना के बराबर है। पूरे देश में 20 हेल्पलाइन श्रम मंत्रालय की तरफ से काम कर रहे हैं, क्या उनका नतीजा? हमने जैसी समस्याएं आई और क्योंकि मजदूर का विषय केंद्र और राज्य दोनों का संदर्भ का विषय रहता है, इसलिए एक हमने पूरे देश के 20 प्रमुख स्थानों पर वर्कर्स हेल्पलाइन की घोषणा कर दी, जिसने काम करना शुरू कर दिया। प्रत्येक राज्य में ये समस्याएं एकत्रित कर रहे हैं और उसका हम समाधान भी कर रहे हैं। जो केंद्र के स्फीयर की समस्याएं होती हैं उसको हम अपने हिसाब से हल करने का काम करते हैं और राज्यों की समस्याएं राज्य सरकारों को देने का काम करते हैं। ये वर्कर्स हेल्पलाइन अच्छे ढंग से काम कर रही हैं और अब तक करीब 9000 के आसपास हमारे पास शिकायतें आ चुकी हैं और हम करीब 95% से अधिक का समाधान भी करवा चुके हैं। हम आपके माध्यम से सभी मजदूर भाई बहनों से आग्रह करना चाहेंगे, जो भी संबंधित समस्या है अगर आप हमारे यहाँ बताने का काम करेंगे तो हम उसका समय रहते समय सीमा पर समाधान भी करवाएंगे। हम बात कर रहे थे श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी से, जिन्होंने खुद देश में 20 हेल्पलाइन श्रमिकों की मदद के लिए खोली हैं और श्रमिकों को पूरी तरह से मदद मिल सके उसके लिए वो प्रयासरत हैं। राकेश आर्या, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आईटीआई कटक ने एसएके रोबोटिक्स लैब्स के साथ मिलकर एक रोबोट तैयार किया है। ये रोबोट फ्रंटलाइन पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने आईटीआई कटक की इस पहल की प्रशंसा की है। कटक की आईटीआई ने एक बहुत बेहतर सर्विस रोबोट बनाया है और पुणे डिफेंस सेक्टर के अंदर वहां चलने वाली आईटीआई ने भी एक सर्विस रोबोट बनाया है। और ये दोनों सर्विस रोबोट जो इस समय कोरोना से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग एक अहम कदम है, उसमें बहुत ही सहायता प्रदान कर रहे हैं और ये अपने आप में हमारे आईटीआई द्वारा बड़ा उल्लेखनीय कार्य हुआ है। इसको और इस नवाचार, इस इनोवेटिव आइडियाज को और बल दिए जाने की जरूरत है। लॉकडाउन की वजह से देश में जो जहां है वहीं ठहर गया है, लेकिन क्या हो अगर इस लॉकडाउन में कोई विदेशी मेहमान फंस जाए? कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सटे महाराजगंज जिले की है, जहां एक फ्रांसीसी परिवार उस समय लॉकडाउन में फंस गया जब वो सड़क मार्ग से भारत से नेपाल जा रहा था। मजबूरन पर्यटकों को सीमा के पास महाराजगंज में रुकना पड़ा। ये फ्रांसीसी पास के ही एक गांव के मंदिर में रुक गए। मंदिर में पूजा पाठ और गांव वालों के सहयोग ने विदेशी मेहमानों को भारतीयता की असली तस्वीर से रूबरू कराया। देखते हैं इस रिपोर्ट में। वर्जिनी फ्रांस के टुलू शहर से भारत की सैर पर इस इरादे से आई थी कि वो भारत की आबोहवा और संस्कृति को करीब से देखेंगी। सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए वो नेपाल जा रही थी, तभी देश में 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन हो गया। फ्रांसीसी परिवार गोरखपुर से सटे महाराजगंज जिले के पास ही एक गांव लक्ष्मीपुर के एक मंदिर में ही रुक गया। प्रशासन को जैसे ही पता चला तो फ्रांसीसी परिवार के स्वास्थ्य की जांच की गई। रिपोर्ट सही आने पर प्रशासन ने उन्हें जिले के गेस्ट हाउस में रुकने की सलाह दी, लेकिन पोलोरेज, उनकी पत्नी वर्जिनी, 2 बेटियां और एक बेटा सहित पूरे फ्रांसीसी परिवार ने
गांव के मंदिर में ही रुकने की इच्छा जाहिर की। मंदिर गांव के कुछ दूरी पर था, सोशल डिस्टेंसिंग के मानक पूरे हो रहे थे, लिहाजा प्रशासन ने अनुमति दे दी। फ्रांसीसी परिवार को भारतीय गांव की आबोहवा काफी अच्छी लग रही है और अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। फ्रेंच परिवार गांव के मंदिर में भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं और पूरे विश्व को कोरोना से निजात दिलाने की प्रार्थना कर रहे हैं। फ्रांसीसी परिवार का कहना है कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो एक बार फिर से नेपाल की यात्रा पर जाएंगे। We are in India since 45 days because lockdown with coronavirus. We are lucky with my family because we are in a little village. People are very helping with my family. They bring us food, water, and what you need. And the sadhu help my family too for cooking. जिला प्रशासन ने विदेशी सैलानियों के बारे में सूचना एम्बेसी को दे दी है। फ्रांसीसी नागरिकों का वीजा बढ़ाने के बारे में आवश्यक सूचना संबंधित अधिकारियों को भी भेज दी गई है। फ्रांसीसी परिवार के गांव में ठहरने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों ने भी इस परिवार की काफी मदद की। ग्रामीण समय समय पर मेहमानों को जरूरत का सामान पहुंचा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिथि देवो भव भारत की संस्कृति है। हम चाहते हैं कि विदेशी जब अपने घर वापस जाएं तो भारत की अच्छी यादें समेट कर जाएं। ये लोग स्वस्थ हैं पूरी तरह, इसका भरोसा जब मिला तो सारे गांव वाले अपनी तरफ से जो भी सहयोग कर सकते हैं वो लाकर कर रहे हैं। और साथ ही मंदिर पे जो पुजारी जी हैं, दोनों लोग इनकी देख रेख में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए इन लोगों की रहने की हर सेवा मुमकिन मदद करते हैं। यह सब 22 तारीख को हमारे मंदिर पर आए हैं। जिस दिन लॉकडाउन हुआ है तब से इन लोग फल फूल, भोजन के लिए चावल, दाल, सागा यही सब पाते हैं और बहुत खुशी और खुशहाल से यहाँ लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फ्रांसीसी परिवार भारत दर्शन के लिए आया था। लॉकडाउन ने उनको मायूस किया, लेकिन महाराजगंज के लक्ष्मीपुर गांव में रुकने के बाद उन्हें असली भारत के दर्शन हुए, जहां अपना दुख मेहमान के दुख से कम माना जाता है, जहां परेशानियों के बोझ को मिलकर उठाया जाता है। महाराजगंज से राहुल त्रिपाठी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सेवा भारती द्वारा दिल्ली के पटेल नगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पटेल नगर के काफी लोगों ने सामाजिक दूरी अपनाते हुए रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। सामाजिक दूरी को अपनाते हुए ये लंबी कतारें किसी राशन लेने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये लोग रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं, ब्लड डोनेशन करने के लिए पहुंचे हैं। सेवा भारती द्वारा RW पटेल नगर की सहायता से यहां पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। पटेल नगर में आयोजित इस ब्लड कैंप का आयोजन सेवा भारती द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं राजीव जी, किस तरह का जरूरत पड़ी इस समय पे ब्लड डोनेशन कैंप? अभी तक हम जिन परिवारों तक भोजन और राशन नहीं था वो पहुंचाने का काम कर रहे थे। सेवा भारती और पटेल नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को ऐसा लगा और हमने रेड क्रॉस से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमें अभी ब्लड की आवश्यकता है। तो उसके बाद टीम में बैठ कर के विचार हुआ, क्योंकि जो लोग हैं वो लॉकडाउन के कारण ब्लड डोनेशन के लिए जा नहीं पा रहे हैं और इस समय में ब्लड की आवश्यकता लगभग वैसी ही शायद बनी हुई है जैसी एक नॉर्मल कंडीशंस में रहती है। तो फिर जब उनका प्रपोजल आया हमारे पास तो हमने आपस में बात की और उसमें ये तय किया कि हमें ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो आज की समय की आवश्यकता के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ये हर्षवर्धन जी की अपील आई थी, मैंने टीवी देखा था तो इनसे सलाह की, इन्होंने कहा कि करना चाहिए, तो हम वो भी कर रहे हैं। हम पंछियों को दाना भी डालते हैं, गाय को हम चारा डालते हैं और बंदरों को केले खिलाते हैं। ये भी काम हमारी RW मिल के करी है। तो आपने सेवा बात ब्लड डोनेशन बहुत नीड्स जा रही है इस समय और सब वॉलेंट्री दे रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर। मैं 12 बार दे चुका हूँ। रक्तदान महादान, इससे बढ़कर नहीं कोई दान। जी हाँ, कोरोना महामारी के समय में इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन करना वाकई में काबिल तारीफ है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। कोरोना महामारी के चलते देश भर में
लॉकडाउन है। ऐसे में राज्य सरकार श्रमिक और दिहाड़ी मजदूरों को एक जगह रखकर उनकी सुविधाएं मुहैया करा रही है। राजस्थान के सीकर जिले में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे श्रमिक और दिहाड़ी मजदूरों को साक्षर बनाने की अनूठी पहल की गई है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये राजस्थान के सीकर जिले का एक स्कूल है। यहाँ लॉकडाउन के चलते जिले के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों को साक्षर बनाने की अनूठी पहल की गई है। इसके लिए स्थानीय शिक्षकों को जिम्मा सौंपा गया है, जो स्कूलों में क्वारंटीन किए गए मजदूरों और उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस पीओ क्षेत्र में 3 प्राइमरी, 1 सेकेंडरी और सीनियर स्कूल है। इसका पूरा स्टाफ इनके बच्चों का ख्याल रखता है और इनके बच्चों को अक्षर ज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इन बच्चों का पढ़ाई की तरफ रुझान हो, ताकि मजदूरी के साथ साथ ये अपने कहीं भी आने जाने में असुविधा महसूस नहीं करें और अपने जो किसी भी प्रकार का मोबाइल करना है या कहीं आना जाना है, इस तरह की कुछ भी समस्या हो तो वो खुद के लेवल पर इनका समाधान कर सके। साथ ही श्रमिकों की सकारात्मकता का विकास करते हुए ये शिक्षक इनसे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवा रहे हैं। इनको बताया जा रहा है कि ऐसे वक्त में किस तरह की सावधानियां बरतनी है। 5-6 रोज पहले ही हमने ये क्लासें स्टार्ट कर दी थी। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा इनको अक्षर ज्ञान करवाना, इनके लिए कॉपी स्लेट या जो पार्टी पढ़ता है उनकी व्यवस्था भी हमने ग्रामवासियों के सहयोग से करवाई है। यहाँ जो भी मजदूर या श्रमिक रह रहे हैं बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के हैं। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों को शिक्षकों की इस पहल से काफी फायदा पहुंच रहा है। यहाँ के सर हमको सब पढ़ा रहे हैं, सब बता रहे हैं। हम मोबाइल नंबर सेव करना सीख गए हैं और हमारा नाम लिखना भी सीख गए हैं। थोड़ा बहुत जानते भी है पढ़ना लिखना। 22 तारीख से हम जिस दिन से यहाँ आए उस दिन से सर हमको पढ़ा रहे हैं। जाहिर है ऐसे माहौल में जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है तो ये शिक्षक समाज के ऐसे तबके को शिक्षित और जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जो काम लोगों के सामने एक मिसाल पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोरोना महामारी के इलाज और रोकथाम के लिए जहां फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ लगा हुआ है, वहीं कोविड-19 मरीजों की जांच से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे के निस्तारण में जुटे लोगों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनकी भी भूमिका उतनी ही अहम है जितनी कि मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ की होती है। आइए देखते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में किस तरह राज्य में उत्पन्न होने वाले सैकड़ों किलो बायोमेडिकल कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। उत्तराखंड के अस्पतालों में प्रतिदिन सैकड़ों कोरोना संदिग्धों के नमूने लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही अन्य बीमारियों के इलाज में भी कई तरह का बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है। इस समूचे बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण हरिद्वार जिले के भगवानपुर स्थित प्लांट में किया जा रहा है। गढ़वाल क्षेत्र से रोजाना सैकड़ों किलो बायोमेडिकल वेस्ट एकत्रित करके उसे ट्रीटमेंट प्लांट में अलग अलग प्रक्रिया से गुजार कर निस्तारित किया जा रहा है। इसमें रक्त सैंपल, कोविड-19 जांच संबंधी स्वाब, पीपी किट को जला दिया जाता है, जबकि ग्लव्स और आईवी ट्यूब्स आदि को ऑटोक्लेव के बाद टुकड़ों में विभाजित करके रिसाइकलिंग की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ लाए जाने वाला बायोमेडिकल वेस्ट आधे से 1 घंटे के भीतर ही अलग अलग करके निस्तारित किया जाता है। 100 kg की हमारी भट्टी है, उसमें एक बार में 100 kg जाता है। 100 kg ही 1 घंटे में बर्न होता है। जो प्लास्टिक मटेरियल जो आता है उसको ऑटोक्लेविंग करने से पहले हम लोग उसको सेग्रीगेशन करवाते हैं। सेग्रीगेशन करने के बाद ऑटोक्लेविंग में जाता है, उसको स्टेलाइज किया जाता है। मशीन हमारे पास लगी हुई है, उसमें स्टेलाइज करते हैं। 121 डिग्री टेम्परेचर होता है, 16 PSI प्रेशर होता है। उसके बाद अगर रह जाता है माल, जैसे कोई बच गया, नहीं स्टेलाइज हो पाया, नहीं जल पाया, तो उसको केमिकल ट्रीटमेंट में 1% हाइपोक्लोराइड के साथ डाल करके और उसको केमिकल ट्रीटमेंट में डालते हैं। प्लांट में काम कर रहे कर्मचारियों के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। समय समय पर टीकाकरण के अतिरिक्त उन्हें जरूरी सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। हम 3 बार हाइपोक्लोराइड का छिड़काव, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, गमबूट, ड्रेस, कैप, इस सारे आइटम मेरे पास है। तरह की सावधानी मेरे पास है, जो भी बैक्टीरिया आसपास इलाके में ना फैले।
वहीं मरीजों के नमूने लेने के बाद जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल एकत्रित होता है उसे पीले, नीले, लाल और सफेद प्लास्टिक के बैगों में भरकर रख दिया जाता है। प्लांट की गाड़ी प्रतिदिन इन बैगों को ले आती है। संक्रमण के नमूने और नीडल और धारदार वस्तुओं को स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार ही अलग किया जाता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 32,54,727 लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से अब तक दुनिया भर में इस महामारी से 2,33,014 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 62,000 को पार कर गई है और 10,68,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। स्पेन में कोरोना वायरस से बीते 24 घंटों में 268 लोगों की मौत हो गई है। देश में 20 मार्च के बाद मौत का यह सबसे कम आंकड़ा है। स्पेन में कोरोना से 2,13,435 लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से 24,543 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में मध्य मार्च से लॉकडाउन है। स्पेन में लॉकडाउन खत्म करने की योजना के तहत सोमवार से हेयर ड्रेसर्स और कुछ अन्य व्यवसायों को सशर्त खोलने की छूट होगी। जून के आखिर तक समुद्र तटों को भी खोल दिया जाएगा। स्पेन में कोरोना से 2,13,435 लोग संक्रमित हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस से 289 और लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस वायरस से फ्रांस में 1,67,299 लोग संक्रमित हैं। वहीं 24,410 लोगों की इससे मौत हो गई है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने खुद से इसकी घोषणा की और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि वो पृथकवास में रहेंगे। प्रथम उप प्रधानमंत्री आंद्रेई बोलोसोव अस्थायी रूप से मिशुस्तिन का कार्यभार संभालेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कहा कि वो प्रमुख मुद्दों को लेकर संपर्क में रहेंगे। 54 वर्षीय मिशुस्तिन को जनवरी में प्रधानमंत्री नामित किया गया था। एक वीडियो कॉल के दौरान पुतिन ने आशा व्यक्त की कि मिशुस्तिन कोरोना वायरस महामारी से लड़खड़ा रही रूसी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मसौदा तैयार करने की नीतियों में भाग लेते रहेंगे। गौरतलब है कि रूस में कोरोना वायरस के 1 लाख से अधिक मामले हो चुके हैं। हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों के नाम समर्पित है जिन्होंने अपने खून पसीने से देश और दुनिया के विकास में अहम भूमिका निभाई है। किसी भी देश, समाज, संस्था और उद्योग में मजदूरों, कामगारों और मेहनतकशों का योगदान अतुलनीय है। मजदूर दिवस हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे मई दिवस, श्रमिक दिवस भी कहा जाता है। इस दिन दुनिया के कई देशों में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 को हुई, जब अमेरिका में कई मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। इस हड़ताल के दौरान शिकागो की हिमाकेट में बम धमाका हुआ। ये बम किसने फोड़ा इसका पता नहीं चला, लेकिन प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस ने मजदूरों पर गोलियां चला दी और कई मजदूर मारे गए। शिकागो शहर में शहीद मजदूरों की याद में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया। इसके बाद पेरिस में 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का ऐलान किया गया। भारत में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को हुई। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में लॉकडाउन है, इसलिए मजदूर दिवस से संबंधित सभी कार्यक्रम पहले से ही रद्द हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन सख्त हो गया है। इसी के चलते डीएम अमित खत्री ने एक आदेश जारी कर लोगों के आवागमन पर अंकुश लगाने का काम किया है। डीएम के आदेश अनुसार जिले की सीमा को कम से कम लोगों को पार करने की अनुमति दी जाएगी। इस आदेश का पालन आज सुबह 10 बजे से लागू किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि बिना किसी उचित कारण के लोगों को बॉर्डर पार करने से रोका जाएगा। डीएम के आदेश में कहा गया है कि जो लोग गुरुग्राम में काम करते हैं और बाहर के जिलों से आते हैं वो यहीं पर रहने की व्यवस्था कर लें। साथ ही जो लोग गुरुग्राम से बाहर काम के लिए सिलसिले में जाते हैं वो अपने नियोक्ता से बात कर वहीं पर रहने की व्यवस्था करें। डीएम के अनुसार गुरुग्राम की सीमा पार करने की अनुमति केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनको गृह मंत्रालय की अनुमति मिली होगी या फिर जिनके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया होगा। इसके अलावा सभी लोगों को सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। लोगों के आदेश की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।